नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का OICT बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आजकल हम लोग SSC जी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। लास्ट डे हम लोगों ने 140 तक किया था। आज 141 नंबर से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका द चीप एंड टेम्पोररी सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग, मतलब अंदर वाली वायरिंग का सबसे चीप और टेम्पोररी सिस्टम कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्लीट वायरिंग। इसका रीज़न क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग जो इंटरनल मतलब आंतरिक वायरिंग होता है, जो कि सबसे सस्ती और अस्थायीपूर्ण मतलब टेम्पोररी होता है। ठीक है, टेम्पोररी कामों के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये खुली हुई वायरिंग होती है, मतलब ओपन वायरिंग होती है। ठीक है, इसके तार खुले हुए रहते हैं और प्रयुक्त होने वाली क्लीट जो होती है वो चीनी मिट्टी की बनी हुई रहती है। ठीक है, क्लीट जो होता है जिससे हम लोग उसको फिट करते हैं। ठीक है, दीवार पे ये वायरिंग नमी वाले स्थानों, मतलब जहाँ पर थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो वहाँ पे ये नहीं लगानी चाहिए। ये खुली हुई रहती है, खुली हुई रहती है। कहीं भी कुछ लीकेज हुआ तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। ठीक है, और क्लीटों के बीच 60 सेंटीमीटर का गैप जरूर होना चाहिए। ठीक है, और क्या लिखा है, ये वायरिंग जो है उसको गैस या पानी के पाइप के समीप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्डुइट वायरिंग जो होता है वो आपका दीवार के अंदर में रखा जाता है। ठीक है, दीवार छेद करके देखे होंगे आप लोगों ने अपने घर पे, दीवार छेद करके उसके अंदर पाइप डाल के उसके अंदर वायरिंग करके बाहर से उसको प्लास्टर कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग कॉन्डुइट वायरिंग कहते हैं। ठीक है, उसका CTS या TRS वायरिंग होती है, आपको बता रहे हैं। ठीक है, केसिंग और केपिंग वाली जो होती है इस पे आप लोग देखे होंगे पुराने दिन में, पुराने नहीं मतलब 10 साल के आसपास पहले वो किया जाता था। आपका देखिएगा लकड़ी का जो होता है, लकड़ी का एक कैप बनाया था। ठीक है, केस बनाया था, उसको दीवार पे फिट करके उसके अंदर वायर डाल के फिर ऊपर से आपका कैप दे दिया जाता था। ठीक है, कैप करके बंद कर दिया जाता था, उसको कहते हैं केसिंग और कैपिंग वाली वायरिंग। ठीक है, CTS या TRS जो वायरिंग होती है, CTS का मतलब होता है आपका कैप टाइप शीट, मतलब जो वायर यूज़ करते हैं उसके बाहर कैप टाइप शीट यूज़ करते हैं। ठीक है, और TRS जो होता है, TRS होता है टफ एंड रफ शीट, मतलब दोनों ही एक टाइप का इंसुलेशन के ऊपर जो शीट दिया जाता है वही होता है। ठीक है, उस टाइप का वायरिंग, मतलब यहाँ पे तार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका फोटो आप लोग को दिखाते हैं कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो होता है आपका CTS या TRS वाली वायरिंग जो लिखा होता है वही होता है। ठीक है, उसी का और एक नाम होता है आपका बैटन वायरिंग। ठीक है, ये जो बैटन वायरिंग लिखा हुआ है ये उसी का दूसरा नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वायरिंग कैसे किया गया है। ठीक है, इसका वायर देखिए बाहर ही रहता है इसमें, लेकिन इसमें पूरा क्लिप यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा क्लिप लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिप लगाया जाता है। ठीक है, यही होता है आपका। यहाँ पर देखिए क्लिप लिखा हुआ है, ये जो 3 केबल्स होते हैं, और इसको ये जो सफ़ेद वाला पार्ट बाहर दिख रहा है इसकी को आपका बैटन कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है, बहुत अच्छा फोटो दिया है इसमें। ठीक है, और देखिए इसमें लकड़ी वाला बोर्ड पहले यूज़ करते थे, आप लोग याद होगा ये वाली। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा वाला वायरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए 3 लेयर स्ट्रैंडेड वायर का क्वेश्चन है। ठीक है, थ्री लेयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड
फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेयर में हम लोग को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप ध्यान में मत रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो कमीशन है एसएससी वाले और सर ए को राइट किया है, लेकिन ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेयर में हम लोग को नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स निकालना है। ठीक है, देखिए स्ट्रैंड्स का हम लोग क्या फॉर्मूला था, ये होता है एक्स होता है नंबर ऑफ लेयर, एन जो होता है आपका नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 3x² - 3x + 1। अब पहला दूसरा तीसरा के लिए निकालने के लिए बोला है, तो x = 1 होगा। 1 के लिए आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, आपका n = 1 बताओ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स एक आएगा। लेयर 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड 7 आएगा, और लेयर 3 के लिए नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स 19 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, और एक चीज़ निकालने के लिए आप लोग को बोल सकता है। ठीक है, वो है आपका स्ट्रैंडेड वायर का टोटल डायमीटर। ठीक है, टोटल डायमीटर का फॉर्मूला आपका होता है D = 2x - 1 × d। ठीक है, ये होता है आपका टोटल डायमीटर, x हो गया आपका नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, और d हो गया आपका डाया ऑफ स्ट्रैंड, एक एक स्ट्रैंड का डायमीटर होता है d, x होता है नंबर ऑफ लेयर और d होता है टोटल डायमीटर पूरे स्टैंडर्ड वायर का। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इस बार ये इसमें सवाल दे दिया तो शायद अगले बार इससे सवाल दे दे, ये भी हो सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स कौन सी वाली गेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए, दोनों इनपुट में ए दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ए बार निकलेगा क्योंकि यहाँ पे डॉट है। ठीक है, ये आपका नॉर गेट है। नॉर गेट का क्या होता है आपका, देखिए 0 0 0 1, इधर हो गया। नॉर गेट का क्या होता है, नॉर गेट। ठीक है, पहले और गेट का देखते हैं। और गेट का आपका होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट का होता है 0 या फिर 1 1 और 1। अगर नॉर गेट निकाले तो इसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब 1 0 0 0। ठीक है, ये वाला हो जाएगा और के लिए बता देंगे, तो ये हो गया आपका नॉर गेट के लिए। ठीक है, यहाँ नॉर गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए दोनों निकल रहा है, ए बन के A+A, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ए का ए बार निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे बी का बी बार निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए बार प्लस बी बार दोनों का होल बार, ए बार प्लस बी बार दोनों का होल बार। ठीक है, और यहाँ पर भी ये सेम चीज़ होगा, ए प्लस बी बार। ठीक है, ए प्लस बी बार बी बार, उसका बार तो पहले से उसके ऊपर और एक बार हो गया, यहाँ पर भी नॉट का साइन है। ठीक है, नॉर गेट है, तो अब देखिए दोनों बार एक साथ होगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, कोई मायने नहीं रखता। और यहाँ पे डी मॉर्गन्स का लॉ अप्लाई करेंगे तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा ए बी होल बार। ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ए बार ए बी बार, मतलब यहाँ पे नैंड गेट होगा ये। ठीक है, समझ गए आप लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेंज इज यूज्ड इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा वोल्टेज यूज होता है? चलिए इसको थोड़ा बताते हैं आपको। पता है वो होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, SHORT। शॉर्ट वाला लाइन कहाँ तक होता है? अप टू 80 किलोमीटर। ठीक है, और उसका रेटिंग होता है आपका लेस देन 20 kV। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मीडियम लाइन। मीडियम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मीडियम लाइन वो होता है आपका 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक। ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका 20 kV से 100 kV तक। और बाद में आता है आपका लॉन्ग लाइन। लॉन्ग लाइन जो होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आपका ग्रेटर देन 200 किलोमीटर, और इसका रेंज होता है ग्रेटर देन 100 kV। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में पूछा था मीडियम लाइन के बारे में, उसका वोल्टेज रेंज। ठीक है, 20 kV टू 100 kV होगा। चलिए देखते हैं, तो होगा आंसर 20 kV टू 100 kV, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है मीडियम लाइन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ इंडक्टिव ससेप्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है आपका? एक्सेल होता है, ससेप्टेंस होता है इसका ऑपोजिट। ठीक है, 1/XL। एक्सेल का यूनिट क्या होता है? ओहम होता है। ओहम का ऑपोजिट क्या होता है? मो। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए बोला है बिटवीन टू आइडियली कपल्ड कॉइल्स जिसका वैल्यू है 2 हेनरी और 8 हेनरी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो पहले बता दें फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए के का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये आइडियली कपल्ड कॉइल है। आइडियली के लिए के का वैल्यू 1 हुआ हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे L1 का वैल्यू दिया हुआ है, L2 का भी वैल्यू दिया हुआ है 8 × 2, और के का वैल्यू 1। तो एम हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कितना आएगा? 8 × 2 16, 16 का रूट ओवर होगा तो 4 आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड अंडर नो लोड कंडीशन। नो लोड में हम लोग किसको यूज़ करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नो लोड मतलब करंट ज़ीरो होगा। ठीक है, अब करंट ज़ीरो होगा तो वहाँ पे सर्किट ब्रेकर का कोई यूज़ नहीं है। ये सर्किट ब्रेकर तभी होता है जब हाई करंट मतलब शॉर्ट सर्किट के केस में सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है, मतलब करंट वहाँ पर है। ठीक है, लीकेज कोएफिशिएंट यहाँ पे कोई काम नहीं है इसका। रिवायरेबल फ्यूल इसका भी वही काम है, जब करंट हाई हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के केस में, उस केस में हम लोग रिवायरेबल फ्यूज को यूज़ करते हैं। ठीक है,
बचा आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे आइसोलेटर होता है सर्किट ब्रेकर, और मतलब जो कभी जो मेंटेनेंस जो होता है, ठीक है, लाइन मेंटेनेंस जो होता है, उस केस में क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के बाद उसके बाद हम लोग आइसोलेटर को ओपन करते हैं, ठीक है। आइसोलेटर को ओपन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें जो चार्जिंग करंट, ठीक है, चार्जिंग करंट जो होता है उसको ग्राउंड करने के लिए हम लोग आइसोलेटर को यूज़ करते हैं। चार्जिंग करंट जो होता है वो नॉर्मल करंट जो फ्लो होता है वो नहीं होता है। चार्जिंग करंट होता है आपका कैपेसिटर की वजह से, मतलब लीकेज कैपेसिटेंस की वजह से वो चार्जिंग करंट जो स्टोर होता है कोई भी लाइन में, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग आइसोलेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो ये आपका ऑप्शन होगा सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है N5 इक्वल्स टू लिंकेज फ्लक्स, मतलब फ्लक्स लिंकेज, देन लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट डिफाइंड एज। ये आप लोगों को पहले के लेक्चर में बता दिया था, फिर से देखिए एक बार। मैंने क्या बताया था उस टाइम, Li इक्वल्स टू N5 होता है, ठीक है सर। तो यहीं से आपका N5 पर यूनिट करंट यही पूछा है आपको, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट, तो वो नीचे चला जाएगा ये, तो क्या बनेगा, बाकी बचा रहेगा L, तो वो होता है आपका इंडक्टेंस, ऑप्शन सी, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका होता है XL, जो कि होता है 2πfL, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। If an AC circuit supplied with an active power of 500 वाट का एक्टिव पावर है, पावर कितना दिया है आपका 500 VAR, ठीक है। रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यही होता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट हम लोग को निकालने के लिए बोला है। तो आप लोगों को मैंने पिछले दिन बताया था पावर ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। ये होता है आपका पावर ट्रायंगल, जहाँ पर यहाँ पे एक्टिव पावर यहाँ पे होता है रिएक्टिव पावर, यहाँ पे होता है एपरेंट पावर, और cos फाई जो होता है पावर फैक्टर होता है आपका A बाई एक्टिव पावर बाई एपरेंट पावर, ठीक है। तो हम लोग को पहले क्या चाहिए होगा, एपरेंट पावर निकालना होगा, फिर हम लोग एक्टिव पावर बाई एपरेंट पावर करेंगे तो निकल जाएगा। एपरेंट पावर का फार्मूला जो होता है ये होता है, ठीक है, एपरेंट पावर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्टिव पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 500 पुट करिएगा तो क्या आएगा आपका AC इक्वल्स टू 500√2 आ जाएगा। तो उसको नीचे बिठाइए 500√2, और ऊपर एक्टिव पावर जो है उसको बिठाइए, तो आप लोग का पावर फैक्टर आ जाएगा 1/√2, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है देखें, रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी डिमांड टू मैक्सिमम डिमांड इन ए स्पेसिफिक पीरियड, मतलब एवरेज बाय मैक्स, यही बोला, ठीक है। ये होता है आपका लोड फैक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। पावर फैक्टर अभी आप लोगों को बताया मैंने, एक्टिव पावर बाय एपरेंट पावर होता है पावर फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर ये आपका होता है, जो इल्यूमिनेशन चैप्टर है आप लोगों का यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट में, उसमें क्या होता है कि एक लाइट का सोर्स से जितना पावर, मतलब इल्यूमिनेशन निकल रहा है, जितना लाइट निकल रहा है उतना नीचे होगा, ठीक है, और उसका कितना यूज़ हो रहा है,
वो होगा ऊपर, और जितना निकल रहा है नीचे, और उसका कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसी उसी का रेशियो होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन मतलब यूजेज फैक्टर, मतलब कितना यूज़ हो रहा है उसी का फैक्टर टोटल का, ठीक है। और फॉर्म फैक्टर जो होता है, आप लोगों को बताया था मैंने पिछले दिन, फॉर्म फैक्टर आपका होता है RMS वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू, ठीक है, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो, किसी में भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलिए देखिए आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।